हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। थोड़ा सा गला खराब है, पता लग रहा होगा आपको। थोड़ी सी वॉइस मेरी चेंज हो गई है, बट चला रहता है। सर्दी आ रही है, थोड़ा तो पता लगना चाहिए। सर्दी आ रही है, ऐसे कैसे, है ना। एनीवेज, मैं फिर से आपके पास एक वीडियो लेके आई हूँ अगेन, है ना। जैसे हमारा आपको पता लग गया अब तो कि वीक में 2 वीडियोस आती हैं बहुत टाइम बाद। थैंक गॉड कुछ रेगुलर हो रहा है, वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। एंड सारे अपने बिजी शेड्यूल एंड सारे कामों को साथ में लेते हुए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वीक में 2 वीडियोस आती हैं, +1 की एंड +2 दोनों की। ठीक है, आज की मेरी वीडियो है किसकी? +1 की। यस, क्योंकि +2 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। एंड बैचलर प्रोग्राम भी आपने देखा होगा, स्टार्ट किया है हमने। बैचलर की वीडियोस भी अब ग्रेजुअली आया करेंगी इसी तरह से रेगुलरली। जितना पॉसिबल हो सकेगा आई ट्राई माई बेस्ट कि सब वीडियोस साथ के साथ चलती रहे, किसी को कोई शिकायत ना रहे, सब खुश रहें, राइट। तो मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ कहनी थी आपसे कि आपको पता है दिवाली है ही, है ना। दिवाली आ ही चुकी है एंड आज आपका सपोज करो छोटी दिवाली है, राइट। सो सबसे पहले तो हैप्पी छोटी दिवाली। एंड सेकेंडली कल आपकी दिवाली है, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया है। सबसे पहले आपको वही बता दिया जाए कि एक फेसबुक इवेंट, आपको पता है ना हमारा FB पेज भी है कीमोविलस लॉरिका के नाम से, तो एक FB इवेंट एंड एक YouTube का लाइव सेशन होने वाला है ऑन दिस दिवाली ईव। एंड होना भी बनता था यार, कैसे ना बने, है ना। कुछ मस्ती मजाक चलेगा क्योंकि सारे साल तो हम पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं, बट दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। रोशनी बिखेरना, और चाहे उसको आप खुशियां बिखेरो, चाहे कैसे भी, जो भी, तो हम कुछ मस्ती करेंगे। सो टाइम फिक्स नहीं है, बट आई कैन से कि आपका दिवाली वाले दिन YouTube लाइव सेशन होगा एंड संडे को, यानी कि उसके अगले दिन आफ्टर दिवाली, हम करेंगे फेसबुक इवेंट। ठीक है, दोनों ही दिवाली के ईव पे है, तो प्लीज जरूर आना। एंड आप लोग नहीं आओगे तो दिवाली कैसे एंजॉय करेंगे? सेलिब्रेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि पार्टी तो तभी होती है ना जब सब लोग साथ में हो। अकेले तो पार्टी करने में मजा ही नहीं है, राइट। तो बाकी आप लोगों की जो भी लाइव आओगे, साथ के साथ फरमाइश या कुछ बहुत कुछ होगा, है ना। एंड यस, लाइव पे जैसे आपने इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में देखा था, नौकर एंड बॉस दोनों आए थे, तो इस बार भी दोनों लोग ही होंगे। एंड जिसकी जो फरमाइश हो, कुछ भी ऐसी जो आपको लगता है, हम लोग पूरी करने की, मतलब हमें उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। तो बस यही आपको बोलना था कि यस, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि ज़रूर आए, थोड़ा एंजॉय करेंगे साथ में, थोड़ा मस्ती मजाक करेंगे, है ना। एंड दैट्स इट। शुरू करें पढ़ाई। पढ़ाई उसके बाद, अभी तो कर ही लेते हैं ना भाई, दिवाली वाले दिन मजे करेंगे, अब तो पढ़ लेते हैं। ओके, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था +1 के, उसमें मैंने आपको जो टॉपिक्स कराए थे, उसके बाद अगला टॉपिक जो आपका आता है वो है अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, पहली बात तो ये कि सिलेबस में अब की बार ये कट कर दिया गया है, ऑब्वियसली कोरोना वाले लॉकडाउन के टाइम में। बट एज यू नो, बेस ही नहीं होगा, अगर हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे मॉडल्स के बारे में, तो आगे कैसे करेंगे, राइट। मेन टॉपिक आपका बोहर मॉडल है सिलेबस में, नो डाउट, बट बोहर मॉडल पढ़ने के लिए आपका उसका पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं अर्लियर मॉडल में। देखो, सबसे पहले आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ओके, थॉमसन मॉडल नाम से पता लग रहा है किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। उन्होंने क्या कहा, ये आप फिगर एक देख सकते हैं। ये फिगर पूरी, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिव सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरा गला खराब है, तो पता ही आपको, थोड़ा बहुत तो खे खे चलता रहेगा, है ना। ओके, पॉजिटिव स्फीयर है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली एम्बेडेड है इस पॉजिटिव स्फीयर में। तो जे थॉमसन ने क्या प्रपोज किया कि एक एटम स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, और वो भी कितने, इतने कि वो पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने स्टेबिलिटी की बात की। स्टेबिलिटी कैसे, मतलब अब स्टेबल कैसे होगा? ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के चार्ज हो गए, तो वो इतना दोनों इक्वल हो कि न्यूट्रलाइज कर सके एक दूसरे को। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि आपके रिपल्सिव फोर्सेस होंगी किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी इलेक्ट्रॉन्स और उस पॉजिटिव चार्ज जो आपका पूरा पॉजिटिव स्फीयर का सेंटर है उसके बीच में। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है। तो जे थॉमसन ने स्टेबिलिटी की बात की है यहाँ पे। ठीक है, एंड इस मॉडल को आप देख सकते हो, इसको वाटरमेलन मॉडल कहा गया है या रेजिन पुडिंग मॉडल,
क्यों कहा गया है? वाटरमेलन आपने देखा तरबूज जब काटते हो उसमें काले काले सीड्स लगे रहते हैं ना, बीच में ऐसे दिखते हैं, तो ये पूरा एक तरह से बेस उसका वाटरमेलन का वो बेस है एंड जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स है। रेजिन पुडिंग मॉडल क्या होता है? पुडिंग आपकी स्वीडिश होती है और रेजिन होती है उसमें किशमिश, ठीक है। तो किशमिश अगर बीच बीच में डली रहे, दैट इज सेम थिंग आपका वाटरमेलन मॉडल की तरह। तो इसलिए इसको दो नाम आपको दिए गए हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। अब आती है बात लिमिटेशन की। ये जो आपका मॉडल था ना, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है वो हमारे अगले मॉडल में आएगा, क्योंकि हमारा अगला मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसको कि आप न्यूक्लियर मॉडल कहते हो, क्योंकि इससे पता लगा था कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो पहले तो डायग्राम ही देख लो भाई, उसके बाद इससे हम समझेंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ब्लॉक ऑफ लेड है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या रखा है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल। कौन सा मटेरियल? रेडियम। उसमें से अल्फा रेज आपकी निकल रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो रेज रेडिएशंस एमिट करता रहेगा। अल्फा रेज जो निकल रही हैं स्लिट में से पास करी, ठीक है, ताकि आपकी एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही जाए। उसके बाद ये आपका जो यू इन्वर्टेड यू टाइप है, सर्कुलर आप कह सकते हो कि पूरी स्क्रीन है ये क्या है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ZnS स्क्रीन, ठीक। और ये पूरी स्क्रीन आपकी यहां से लेके यहां तक है, जिसमें जो आपकी रेडिएशंस जा रही हैं उसके पहले एक रास्ते में ब्लैक कलर का डॉट या दिख रहा है आपको, ये क्या है? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो रेडिएशन रेडियम से निकली वो जाके कहाँ टकरा रही है? थिन गोल्ड, जो आपकी गोल्ड की थिन फॉइल है उससे बम्बार्ड कर रही है, टकरा रही है। और उसके बाद कुछ तो आपकी स्ट्रेट चली जा रही है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ वापस आ जा रही है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली पूरा एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि किया गया, ठीक है। इसमें मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट निकल जाती हैं, सामने स्ट्राइक करती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब इसमें ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन हमें पढ़ना है कि क्या क्या उसने एक्चुअली रदरफोर्ड इसको स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किया, उसी की बेसिस पे आपका पूरा रदरफोर्ड मॉडल है। एंड कंक्लूजन से हमें पता लगता है कि सेंटर में मतलब एटम जो आप जो स्टडी कर रहे हो, जैसे यहाँ गोल्ड की आपने फॉइल ली हुई है ना, थोड़ी सी छोटी सी, तो उसमें ऑब्वियसली एटम्स तो होंगे ही ना। एटम के सेंटर में ऐसा क्या एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से सारी चीजें हुई, वो फाइनली निकल के आता है कि प्रेजेंट है सेंटर में एक न्यूक्लियस, ठीक है। चलो इसकी स्टडी करते हैं अब किस चीज के बारे में, ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स। ओके, ऑब्जर्वेशंस देखिए क्या रही एक्सपेरिमेंट की। जितने आपके पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यानी कि 99.9% अप्रॉक्स पास कर जाते हैं उस फॉइल को, जो थिन गोल्ड फॉइल थी ना उसको पास कर जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, आपने देखा था डायग्राम में, स्ट्रेट चले जाते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, आपने देखा था थोड़े ऊपर और थोड़े नीचे के साइड। एंड वेरी फ्यू ऑफ देम, वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम, वो वापस रिवर्ट बैक हो जाते हैं या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस, डिफ्लेक्टेड बैक यू कैन से, ठीक है। और एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री कहा गया, 90 से काफी ज्यादा होते हैं इनफैक्ट, ठीक है। आपने डायग्राम में भी देखा था, कुछ तो ऐसे तो बिल्कुल ही वापस आ जाते हैं। तो ये तो ऑब्जर्वेशंस थी। अब कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जब पास कर जा रहे हैं फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन से, बिना किसी मतलब है ना डिस्टर्बेंस के, इसका मतलब काफी सारा एम्प्टी स्पेस खाली है एटम के अंदर, ठीक है। अब अगर कोई चीज सपोज करो टकराने की नहीं होगी तो स्ट्रेट चली जाएगी ना चीजें, वो बात है कि अगर कुछ टकराने को था ही नहीं, कुछ आपका यानी कि बिल्कुल सारा एरिया खाली था, एम्प्टी स्पेस था, तभी आपके मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पास कर गई। पहला आपका ये कंक्लूजन हो गया। सेकेंड, आपने कहा कि कुछ फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किए गए, है ना। तो जो कुछ भी पार्टिकल्स आपके अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किए स्मॉल एंगल से, उससे क्या पता चलता है हमें कि अल्फा पार्टिकल्स, हमें ऑलरेडी पता था कि आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कब डिफ्लेक्ट करेगा? अगर उसके रास्ते में कोई पॉजिटिव बॉडी आएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी आएगी, तभी डिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहां से हमें पता लगा कि वो सिर्फ डिफ्लेक्ट हो सकते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी एटम के अंदर प्रेजेंट है, राइट। और वो तभी हो सकता है जब आपके अल्फा पार्टिकल्स काफी क्लोजली पास करे उस पॉजिटिव बॉडी के, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन ये निकाल दिया। तीसरा ये निकाला कि अल्फा पार्टिकल्स जो वापस डिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं वो बहुत ही कम है, पहली बात तो। दूसरी बात है डिफ्लेक्ट बैक करके कोई चीज कब आएगी, जब सामने वाली चीज ऐसी मतलब इतनी हैवी हो कि उससे टकरा सके,
ठीक है। अदरवाइज कोई लाइट बॉडी होगी तो उसको तो टक्कर मारते निकल जाएंगे अल्फा पार्टिकल्स, बट वो बॉडी इतनी हैवी होनी चाहिए कि उससे टकरा के वापस आए। तो यहां से क्या पता लगा दैट हैवी पार्टिकल्स आपके होने चाहिए, जो आपके मतलब सेंटर में पार्टिकल्स थे वो हैवी पार्टिकल्स थे। दीज जो आपके अल्फा पार्टिकल्स है कहने का मतलब है वो भी हैवी थे, बट वो डिफ्लेक्टेड बैक कब होंगे, ओनली जब कोई आपकी हैवियर बॉडी, उससे भी ज्यादा हैवी बॉडी होगी विद इन द एटम, इनसाइड द एटम। क्लियर। अगला कंक्लूजन क्या है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि वापस आए वो बहुत कम थे। उसका क्या मतलब है कि ये शो करता है कि जो हैवी बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, जो एटम के अंदर हैवी बॉडी, पहले तो हमें क्लियर हो गया कि वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, है ना। दूसरी बात, जो वो हैवी बॉडी है सेंटर में, उसने बहुत छोटा सा एरिया घेर रखा है, ठीक है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अदरवाइज अगर ज्यादा वॉल्यूम में होता तो काफी सारे पार्टिकल्स वापस आ जाते, ठीक है। तो मेन कंक्लूजन क्या क्या निकली, देखो अब जरा मेन कंक्लूजन हमारी निकली पहले तो कि आपकी पॉजिटिव बॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है कोई सेंटर में, पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट है, तभी आपके पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं दो अलग अलग डायरेक्शन में। और वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो आपकी प्रेजेंट है वो बहुत छोटी सी है, उसकी छोटी वॉल्यूम है, मतलब कहने का मतलब है काफी कम वो वॉल्यूम कवर अप कर रही है, तभी आपके जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, वो भी बहुत थोड़े हैं, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने पूरी ऑब्जर्वेशन और सारी कंक्लूजन जो भी जितनी ऑब्जर्व की, कंक्लूड किया, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा अपना मॉडल दिया, ठीक है। मॉडल में उन्होंने क्या कहा, देखो बेसिक उन्होंने अपने मेनली मॉडल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहली चीज तो उन्होंने जो फाइनली डिस्कवर की उसके लिए क्या कहा है, स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम वाज न्यूक्लियस, इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा गया, न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है। दूसरी बात, जो रदरफोर्ड मॉडल ने उन्होंने मॉडल दिया, उसके दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियस उन्होंने क्या कहा था, पता लग गया कि बहुत स्मॉल इन साइज है, छोटा है साइज में, पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, ये भी बता दिया, एंड इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड ओवर देयर, एटम का पूरा मास ऑलमोस्ट उसी में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है, ये उन्होंने कंक्लूड किया। इलेक्ट्रॉन्स क्यों किया है कंक्लूड, देखो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, और मास ऑफ एटम तो मेनली किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक, एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो उन्होंने एक चीज और बता दी, क्या, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन तो पता चली गया था आपको कि कहाँ तीन आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, उनको टुगेदर क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। यह मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, मेनली जो पूरे एटम का मास है वो सिर्फ उनकी वजह से है, ये उन्होंने कंक्लूड किया। और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी किसकी वजह से है, यस, प्रोटॉन्स की वजह से, ओके। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हो गया न्यूक्लियस वाला पार्ट, बाकी आपका पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा पार्ट, उससे बाहर वाला जो पार्ट है आपका सारा, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और बस उन्होंने दो ये इस तरह से पूरा जो मॉडल अपना दिया है वो इसी के बेसिस पे दिया। और उन्होंने एक चीज और कही, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में फॉल नहीं कर रहे, गिर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्यों, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण, अट्रैक्शन के कारण। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो उनका मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ठीक है। यस, वो हमें पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी फोर्स डेवलप होगी, कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल कम इनटू प्ले व्हिच बैलेंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक तो अट्रैक्टिव फोर्स थी, दूसरी आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो रेगुलर एक फोर्स जनरेट होगी, सर्कुलर मोशन के कारण होती है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, ओके। अदरवाइज तो आप ये कह सकते हो चार्ज पार्टिकल है, रोटेट करता जाएगा, एनर्जी लूज करता जाएगा, फाइनली गिर जाएगा न्यूक्लियस में, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने ये अपने मॉडल में क्लियर किया, स्टेबिलिटी और ये सारी चीजें ओवरऑल क्लियर की उन्होंने। तो ये मॉडल आपका सिमिलर किसके जैसा दिखता है एक तरह से, अगर आप ध्यान दो तो सोलर सिस्टम जैसा। यस, सोलर सिस्टम हमारा, जहाँ पे न्यूक्लियस आपका क्या है, सन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्लैनेट्स की तरह। तो इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, एक टर्म दे दी जाती है जस्ट प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये था उनका पूरा मॉडल। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो मॉडल से रिलेटेड सपोज करो, अब यहां तक तो हमें क्लियर हो गया चीजें, एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या होता है। उसके बाद अब आगे बात आएगी एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की, एटम के बारे में फर्दर और स्टडीज होती गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। बड़े अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बड़े, और बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है।
एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये आपको पता लग गया। तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी कि प्रोटॉन्स वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन और आपका यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए, राइट। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, किसके अंदर, एटम के अंदर, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। तो इसी नंबर को आपने क्या कह दिया, एटॉमिक नंबर। पहली बात तो उस एटम का नंबर एटॉमिक नंबर नाम दे दिया। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का किसके किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के उस जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस एटम में प्रेजेंट है, यानी P इज इक्वल टू E। ये याद रखना बस, ठीक है। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर सब सेम है। जैसे सपोज करो कार्बन है, तो कार्बन में एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 6 उसका एटॉमिक नंबर भी है, 6 उसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, 6 उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। जब तक कोई एटम आपका न्यूट्रल ना चार्ज स्पीशीज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, मास नंबर क्या है अब, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, P प्लस N के जो आपका नंबर है वो टुगेदर आपका क्या कहलाएगा, मास नंबर। और P प्लस N को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, मैं अभी बता रही थी ना, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ में अगर हम वर्ड यूज करें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब बात आती है मास नंबर, तो मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है, देखो मास नंबर आपका हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है। एटॉमिक मास आपका जरूरी नहीं है कि होल नंबर, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक। अगेन बता दे रही हूँ, मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा, लेकिन एटॉमिक मास जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कहने का मतलब है पॉइंट्स में भी हो सकता है, ओके। फिर आपकी बात आती है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंटायर मास ऑफ एटम किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रदरफोर्ड मॉडल में, ठीक है। ये देखिए अभी क्या आ गया, एक आपने पीरियोडिक टेबल कभी देखा होगा ना, उन डब्बों में इसी तरह से लिखा होता है, सिंबल होता है यहाँ पे एलिमेंट का, जैसे कार्बन है तो यहाँ C लिखा होगा बड़ा सा, उसके ऊपर कुछ नंबर होगा, नीचे कुछ नंबर होगा। ऊपर वाला नंबर उसे हम कहते हैं मास नंबर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A कैपिटल A, और नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Z, ओके। मास नंबर इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो मैंने आपको भी बताया कि मास नंबर एटॉमिक मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, फ्रैक्शन का इन द सेंस कि मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा और एटॉमिक मास पॉइंट्स में भी हो सकता है, ओके। अब बात आती है, आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर पता लग गया, तो कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ टर्म सुनी हो और कुछ आपके लिए नई हो। पहली क्या टर्म है, आइसोटोप्स, ये आपने सुन रखी है, राइट। आइसोटोप्स देखो क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे जिनका एक ही एलिमेंट के है तो ऑब्वियसली बात है एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंट होगा, मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें आप क्या कहोगे, आइसोटोप्स। एग्जांपल देखिए, प्रोटॉन मतलब कहना चाहिए हाइड्रोजन के मैंने आपके 3 आइसोटोप्स लिए हुए हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर देख सकते हो ना, 1 है, सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 3। एक को हम कहते हैं प्रोटियम या प्रोटॉन जिसको आप कहते हो, H+ जिसको आप कहते हो ना, ठीक है, इसीलिए प्रोटियम। उसके बाद ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, HDT, इससे ये रिप्रेजेंट होते हैं। दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन का, एक का 35 मास है, एक का 37 मास है, दोनों का मास नंबर फर्क है, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम रहेगा। ये हुआ है आपके आइसोटोप्स। फिर आपके आते हैं आइसोबार्स। यहाँ क्या फर्क है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इनका उल्टा हो जाएगा, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। अलग अलग अगर आपका सपोज करो एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही, मास नंबर यहाँ सेम है। एग्जांपल जैसे ये देखिए, आर्गन, क्रिप्टॉन, कैल्शियम, 3 अलग अलग एलिमेंट्स है ना, तीनों का एटॉमिक नंबर भी फर्क है, लेकिन मास नंबर सबका 40 है। तो ये क्या हुए, आइसोबार्स। आइसोटोप्स हुए सॉरी आइसोटोप्स आपके हुए सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स हुए सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ओके। चलो अगले हैं आइसोटोन्स। ये याद रखना, आइसोटोन्स में N आ रहा है ना, N फॉर न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके की क्या चीज सेम होंगे, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट, ठीक है। N का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर इनमें सेम होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स। एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर आपको सबका पता है, मास नंबर मैंने कौन कौन से लिए, ऑक्सीजन का तो नॉर्मल लिया है 16, इन दोनों का दूसरे मास लिए, कार्बन का 12 की जगह 14 है, नाइट्रोजन 14 की जगह 15 है। तो आप माइनस करोगे ना जब, सब में 8 न्यूट्रॉन्स आएंगे, यानी सब में न्यूट्रॉन्स सेम है, तो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, दे आर आइसोटोन्स, ठीक। ऑब्वियसली
इनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों डिफरेंट होता है। ओके, अब अगली आपकी जो टर्म आती है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी नाम से पता लग रहा है, आइसो 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 वर्ड बार बार आ रहा है, राइट। आइसो वर्ड का मतलब क्या है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो वो स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हें हम क्या कह देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? ये आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जांपल देखो जरा। ये अगर यहां ध्यान से देखोगे, सबके एटॉमिक नंबर देखना और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सब में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चाहे बेशक आप लोग वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al प्लस 3 एंड नियॉन। तो यहाँ आप देखो न्यूट्रल स्पीशी भी आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले सारी स्पीशीज आ गई। इसीलिए मैंने नॉर्मली वर्ड क्या यूज किया, द स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वो कैसी भी हो सकती है, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल भी। ओके, तो ये अब आपने सारा पढ़ लिया। अब सॉरी यार, बहुत तंग कर रही हूँ मैं आपको, बार बार मेरा गला खराब है तो मैं भी कर रही हूँ। आप लोगों को भी बीच में वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रही होगी, रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैं सारी रेमेडीज कर रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, होपफुली थोड़ा ठीक हो जाएगा। थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना, गला खराब होता है या खांसी आती है, ऑब्वियसली होता ही है। ओके, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं, तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, और कुछ हमेशा की तरह आपको खुद से करने होंगे, है ना। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। ओके, ये देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में कुछ लिखा हुआ है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में। ठीक है, आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ क्या होगा, P, प्रोटॉन्स का, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये मैंने जस्ट लिख लिया है, ये आपको याद रहता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहता कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपके फिर भी हो जाएंगे। ओके ओके, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में देखो कुछ कंक्लूजन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, शॉर्ट है, बट अगर ये आपको याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जब एमसीक्यूज आते हैं ना, तब इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है, वहां कई बार दिमाग ही नहीं काम करता है कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। बट इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। सो अगर किसी को नहीं याद होता है तो टेंशन न, क्या है देखते हो। देखो आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यस होगा ही, क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स में क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है आपका। तो रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, समझ के करोगे तो याद भी हो जाएगा भाई। आइसोबार्स में इसी तरह से प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसोबार्स में अगर आपका सपोज करो ये चीज डिफरेंट, आप माइनस करोगे तो डिफरेंट तो वैल्यू आ जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, आइसोटोन्स में आपका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नाम ही यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इसलिए। और क्यों आपका सेम आ जा रहा है, क्योंकि पी और आपका जो एटॉमिक नंबर है दोनों ही चेंज हो जा रहा है, दैट्स इट। चलो अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ कैलकुलेट करना है भाई। बाप रे, 5 चीजें कैलकुलेट करनी है। अच्छा चलो कोई नहीं। यूरेनियम है, आपको दिया हुआ है 92, इसका एटॉमिक नंबर है 238, क्या है मास नंबर, पहले लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 92, तो क्या क्या निकल गया, से न्यूट्रल स्पीशीज है ना। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके आ गए कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92। बड़ा मजा आता है ना, कुछ करना नहीं, सीधे सीधे आंसर लिख दो। एटॉमिक नंबर हो गया, हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्या रह गया, मास नंबर पता है आपको ऑलरेडी, बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, मुझे तो बच्चों वाले ही लगेंगे, बट अभी जिसको आ जाएगा ना उसको भी बच्चों वाले लगेंगे। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ क्या रह गए, न्यूट्रॉन्स निकालने रह गए। अब देखो जरा मास नंबर क्या होता है, P प्लस एन, लिख दूं मैं इसको, यस P प्लस एन। तो आपको मास नंबर पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, राइट। तो मैं यहां से लिख दूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। शॉर्ट में लिखा है मैंने P सब जगह। मास नंबर आपका कितना है देखो जरा, 238, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स है 92। ठीक है, करो जरा माइनस, इसको आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6, और 13 में से 9 गए, आपका 4 एंड 146। ओके, तो 238 माइनस 92, यस 146 आ गया। ठीक, और उसके बाद बस आपको कैलकुलेट यही करना था, 4-5 चीजें जो थी सब आपने कैलकुलेट कर ली, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप लोग, चलो कराई देती हूँ, है ना, कुछ और क्वेश्चन मैंने और लिए हुए हैं आपके, वो आप लोग घर से खुद ट्राई करना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक स्पीशीज में आपको दिया हुआ है, कितनी कितने लिख ही लेते हो।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 18। अब ये देखो सॉरी 18 नहीं 16, फर्क आ गया ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब एनाइनिक स्पीशीज है। कितनी? 2 नेगेटिव चार्ज तो उस पर होगा ही। ये क्लियर हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आपका कितना? 16। तो इलेक्ट्रॉन से तो हम एटॉमिक नंबर निकाल नहीं सकते। एटॉमिक नंबर कहां से आ जाएगा? प्रोटॉन से आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एनाइनिक स्पीशीज है। तो 16 एटॉमिक नंबर है, मतलब सल्फर। ठीक है, अब P प्लस एन निकालो। P प्लस एन आपका क्या होता है? मास नंबर। कितना होगा? P कितना था? 16, N कितना है? 16, 32। तो आपकी स्पीशीज क्या हो गई देखो जरा। 32 आपका मास नंबर है, इसको आप ऊपर लिखोगे क्योंकि आपको यहाँ साइन द प्रॉपर सिंबल करना है। मास नंबर ऊपर लिखा, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा, और 2 नेगेटिव। ये बेसिकली क्या है? सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे, एमसीक्यूज में भी हो सकता है आ सकते हैं। एमसीक्यू मैंने आपको दिए हो आज, आप ट्राई करना। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह करने के लिए दिए हैं, आप उसको कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपने निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। 2 केसेस में 2 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। एक आपका एल्यूमिनियम का कैटायन है, एक आपका ऑक्सीजन का एनायन है। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, अच्छा। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज नो न्यूट्रॉन इन इट? बताओगे? हाँ, तुम ही बताना, मैं अगली बार डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, ओके। विच वन इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? इन चारों में से आपको कैलकुलेट करना है कि आपको देख रहे हो ना, हर किसी में 3-3 दिए हुए हैं, ये आपके 3-3 अलग दिए हुए हैं। ठीक है, चेक करना है आपको कि कौन सा पेयर ABCD में से कौन ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, मतलब ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोन ऑफ आइसोबार ऑफ कार्बन की जो आपका ये स्पीशीज दी हुई है 14 मास नंबर वाली, उसका आइसोटोन बताना है। और आर्गन की ये वाली जो स्पीशीज दी है इसका आइसोबार बताना है। ठीक है, बिल्कुल सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये था आपका लेक्चर आज का। तो हम धीरे धीरे करके धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से ++2 का सिलेबस हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि हर वीक 2 वीडियोस आए, और अगर पॉसिबल हुआ तो, एक्चुअली उससे ज़्यादा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता ना, बाकी सारे और एज यू नो कोलैबोरेशंस हैं, जॉब है, बहुत कुछ है, तो मैनेज तो सबको साथ में ही करना है, कोई चीज़ पीछे ना छूट जाए, राइट। और हेल्थ भी साथ के साथ देखनी हो, देख सकते हो कि आप अभी मेरा इस टाइम नाक बंद है, गला खराब है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं लेक्चर डिलीवर कर सकूं, आपको समझा सकूं, और हम मस्ती भी करेंगे। तो दोबारा याद दिला देती हूँ, प्लीज यूट्यूब लाइव सेशन पे जरूर आना एंड फेसबुक इवेंट पे भी जरूर आना। बेल आइकन प्रेस करके रखो तो नोटिफिकेशंस अपने आप आ जाएंगी, पता चल जाएगा। यूट्यूब लाइव सेशन होगा आपका दिवाली वाले दिन, अप्रॉक्सीमेटली दिन में ही होगा। ठीक है, एंड फेसबुक इवेंट आपका होगा संडे वाले दिन, यानी दिवाली के अगले दिन, एंड वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही सेम टाइम में होगा। टाइमिंग यार आपको पता लग जाएगी, जस्ट बेल आइकन प्रेस करके रखो। जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस, कमेंट सेक्शन में बताओ नया सेटअप कैसा लग रहा है एक नए रूप में, क्योंकि ये आप लोग की एक्चुअली डिमांड थी कि मैम प्लीज कुछ ऐसा सेटअप करो कि हम पढ़ भी पाए और आपको देख भी पाए। तो मुझे लगता है जिन बच्चों को ऐसा विश थी उनकी, वो मैंने विश पूरी कर दी है, तो शायद औरों को भी अच्छा लग रहा होगा, उनको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फर्क पड़ता है जब हम साथ में देखते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस, और यस, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका, एंड बाय बाय, टेक केयर।